हेलो डिडियंस। तो फाइनली वो दिन आ चुका है आपके एग्जाम का। और अब मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ कि क्या किन चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, बेसिक बहुत सारी चीज़ें थी। बट मैं अगर आपको बोलूँ कुछ कुछ चीज़ें जिनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताऊंगा मैं। और यहाँ पे आपकी पहली जो चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कौन सी बुक में कौन से ट्रांजेक्शन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कैश बुक ऐसी बुक है ना जो प्रिंसिपल बुक भी है, तुम्हारी प्राइमरी बुक भी है। तो एक तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि कैश बुक कौन सी बुक है, प्रिंसिपल बुक एंड प्राइमरी बुक। ठीक है, दैट इज द कैश बुक ओनली। उसके बाद इसमें और चीजें क्या आ सकती है, तो सर इसमें मान लो कोई ट्रांजेक्शन दे दिया, जैसे क्रेडिट परचेस किया, बताओ वो कौन सी बुक में आएगा। इस तरह से आपको बता दिया गया। ठीक है, या फिर कोई अकाउंट पूछे ये कौन सा अकाउंट है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होगा या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन सा अकाउंट होगा। तो दैट आर द आर्टिफिशियल, ठीक है, एक अकाउंट होता है। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये जो अकाउंट है पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ये सब कौन से है तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं, जो हमने बनाया, जैसे बैंक आ गया, आईसीआई आ गया, आईसीएसआई आ गया। ठीक है, तो इनको अपन क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और नेचुरल मतलब जो तुम्हारे मेन होते हैं, राम श्याम नाम तुम्हारे, वो सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो गाइस इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद तुमको एक ये आ सकता है कि जैसे AS2 में जो तुम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हो, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर करते हो बिकॉज ऑफ विच कॉन्सेप्ट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है तुम्हारे अकाउंटिंग के, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है अपने पास। ठीक है, तो उन कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो मेन चीज है इसके ऊपर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, और बाकी तो बेसिक तो तुमको पता ही है, तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। इसमें जो चीजें हमने देखी थी उसमें क्या था, तो कुछ सेक्शन थे, कुछ फुल फॉर्म थी, वो आ सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट था। तो आपको ये फॉर्मेट जो है ना वो अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी आइटम कहाँ पे आती है। फॉर्मेट याद नहीं करना है, कौन सी आइटम किस हेड में आती है वो तुमको याद करना है। एक क्वेश्चन उसके ऊपर एग्जाम में आ सकता है, कौन सी आइटम किस हेड में आएगी। इसके अलावा तुमको एक पता होना चाहिए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, जो हर बार पूछा गया है। ओके, वो तुम्हारा रिजर्व एंड सरप्लस में आता है, वो तुमको याद होना चाहिए। साथ ही लूज टूल्स जो होते हैं, ठीक है, स्पेयर पार्ट होते हैं, वो सब इन्वेंट्री का पार्ट होते हैं, राइट। तो मैंने आपको कंटिन्यू जो लेक्चर अपन ने लिए थे उसमें बताया था कि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है, तो उन पे आप फोकस ज्यादा करना। उसके बाद बाकी चीजें आपको दर्शन से कराएंगे, तो उस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। बट हाँ, यहाँ पे शेयर बेस्ड पेमेंट है, ईसॉप है, उसके अंदर एक थियरी वाला क्वेश्चन आ सकता है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे आपको पूछेगा कि ये जो लॉस है वो कहाँ पे जाएगा, दैट इज एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्सपेंस, या ईसोट आउटस्टैंडिंग अकाउंट कहाँ पे आता है। ठीक है, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो हमने देखा था। तो एक ईसॉप के ऊपर एक आध क्वेश्चन बन सकता है, चाहे थियरी हो या प्रैक्टिकल हो। के अलावा बाद में हम देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन। इसमें आपके वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ठीक है, और तुम्हारा क्या था, EVA था, तो MVA था, ये सब चीजें थी। तो उसका एक डेफिनेशन जो होता है ना उसके ऊपर पूछ सकता है, तो वो डेफिनेशन वाला अच्छे से याद कर लेना। उस डेफिनेशन पे शायद एक आध क्वेश्चन तुम्हारा और आ सकता है। साथ में MVA और EVA में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर तुमको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि कई बार वो पूछता है कि इसमें से ये माइनस कर तो क्या आएगा। तो ये तीन चार जो भी चीजें ना, सबका नाम याद होना चाहिए तुमको। ओके, और किसने इसको लेके आए थे, तो स्टड स्टीवर्ट जो था उन्होंने लेके आए थे, तो वो उनका नाम भी याद होना चाहिए। तो अगर आप नोट्स देखोगे तो उसमें आपको बेसिकली मेन मेन चीजें सारी मिल जाएगी। इसके बाद CFS जो तुम्हारा था, कंसोलिडेशन अकाउंट, उसके ऊपर तुमको अच्छे से क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें तुम्हारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालना पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं क्या, बताओ गुडविल या कैपिटलिज्म निकालना। तो एटलीस्ट आपको इतना करना है कि आप किसी का भी माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल या कैपिटलिज्म निकालना देख सकते हो। आपको पता होगा मैंने 30 क्वेश्चन दिए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने वो अच्छे से किए हैं तो बेटा उसमें काफी चीजें कवर होती है। इसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें अगेन आपकी दो तीन चीजें आती है, नॉर्मल वाली चीजें, ठीक है, और बाकी चीजें तो आप उसको भी देख लेना। और कैश फ्लो स्टेटमेंट तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कौन सी हेडिंग में आती है, कौन सी चीज आपकी ऑपरेटिंग में आएगी, कौन सी इन्वेस्टिंग में आएगी, कौन सी फाइनेंशियल में आएगी। मैंने आपको एक बताया था कि कोई भी डिपेंडेंट इनकम होती है, एक्सपेंस होता है, तो वो जो उसका मेन इनकम है ना उसको देखो, तो उसके ऊपर वो जहाँ पे आ रहा है उसके ऊपर वो वहाँ पे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आया इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कब होता है, सब इन्वेस्टमेंट करते हैं तब रिसीव होता है। तो इन्वेस्टमेंट किया तो वो कौन सी एक्टिविटी है, सर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट रिसीव इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इस तरह इंटरेस्ट पेड, सर फाइनेंस पे करते हैं तो वो फाइनेंसिंग है, तो इंटरेस्ट पेड इज ऑल्सो फाइनेंसिंग। इसी तरह कोई TDS है, तो वो आपका किसके ऊपर कटा है वो भी देख लो। जैसे आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस किया उसके ऊपर TDS कटा, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो उसके ऊपर TDS भी जो है वो भी कौन सा होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी।
राइट। तो ये चीज आप देखना, उसमें मेन चीज क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी कैश फ्लो में कैसा आएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो वो आप देख लेना। और बाकी जो थियोरी वाला पार्ट है इसको अच्छे से करना, क्योंकि लास्ट एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। तो जो आपका चैप्टर नंबर 14, 15 एंड 16 है, ठीक है, उनको मैंने आपको पता है एक शॉर्ट में वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, मैम आपको लिंक भेज देंगे। तो उनका जो वीडियो है 2 आवर्स का टोटल वीडियो है, उसमें जो फुल फॉर्म्स है, ठीक है, कौन से कंट्री में कौन सा चीज एप्लीकेबल है, ठीक है, आईसीए का मोटो क्या है, आईसीएस का मोटो क्या है, फुल फॉर्म क्या है, कौन सा डेट पे एप्लीकेबल हुए, कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुए, कौन से ईएस है, उन सबके नाम, वो सब चीजें तुमको मैंने बताई हुई है उस वीडियो में। तो वीडियो 2 आवर्स का है, आप देख सकते हो। नॉर्मल स्पीड या 1.5 की स्पीड में आप देख लो, 1 आवर्स के आसपास में हो जाएगा कंप्लीट, अगर 1.5 की स्पीड में देखोगे तो। बस इतना अच्छे से कर लीजिए, बाकी खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए गाइस, डेफिनेटली आप क्रैक करने वाले हो, ठीक है। बाकी चीजें दर्शन सर आपको बता देंगे जो उनका वाला पार्ट है। और गाइस बिलीव मी, एग्जाम का पेपर जो होता है इतना टफ भी नहीं होता है, आप आराम से उसको क्रैक कर सकते हो। बस आपने जो पढ़ा है उस पर बिलीव कीजिए, और थियरी वाली चीज़ों पे थोड़ा ध्यान फोकस ज़्यादा करना एज कम्पेयर टू बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि आपको एमसीक्यूज है तो थियरी पे ज़्यादा फोकस। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।